एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें देखिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी। उसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें मिलती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने इससे पिछले क्लासेस में सेट्स के चैप्टर में भी स्टडी किया हुआ है, फंक्शंस के चैप्टर में भी स्टडी किया हुआ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले, सपोज हम ले रहे हैं Z1 एंड Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं और इनका हम एडिशन फाइंड करते हैं, तो अगर हम इस ऑर्डर में लेते हैं, इस क्रम में लेते हैं, Z1 पहले ले फिर Z2 ले, तो इसका जो हमें एडिशन का रिजल्ट मिले वही रिजल्ट हमें सेम मिलना चाहिए जब हम इसका ऑर्डर बदल दें, जब Z2 को हम पहले ले लें एंड Z1 को बाद में ले लें। ठीक है, ये मैंने आपको अभी एडिशन का बताया। ऐसा ही सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे एडिशन के लिए। तो जब हम इसे एडिशन के लिए देखते हैं, तो एडिशन अगर हम ये एग्जांपल लेके देखते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। सपोज Z1 की वैल्यू हमें गिवन है x1 प्लस i इंटू y1 और Z2 की वैल्यू गिवन है x2 प्लस i इंटू y2। ये Z1 की वैल्यू है और ये Z2 की वैल्यू है। तो जब हम Z1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 प्लस i इंटू y1, Z2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी x2 प्लस i इंटू y2। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो हम इसके रियल पार्ट को लेके ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस i इंटू y1 प्लस y2। ये रिजल्ट हमें मिल गया। अब हम इस पार्ट के लिए सेम थिंग करते हैं। तो Z2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x2 प्लस i इंटू y2 प्लस x1 प्लस i इंटू y1। अब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा x2 प्लस x1 प्लस i इंटू y2 प्लस y1। अब ये दोनों रिजल्ट देखते हैं, तो ये दोनों रिजल्ट सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे x1 पहले है x2 बाद में, पर यहाँ पे x2 पहले है x1 बाद में। अगर हम इनकी प्लेस पे कोई नंबर्स ले लेते हैं तो अगर हम उन्हें ऐड, अगर हम 2 प्लस 3 लेते हैं तो अगर हम उसे 2 प्लस 3 लिख के ऐड करें तो भी हमें 5 मिलेगा, और अगर हम उसे 3 प्लस 2 लिख के सॉल्व करें तो भी हमें 5 ही आंसर मिलेगा। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम x1 प्लस x2 लिखें या x2 प्लस x1 लिखें, दोनों रिजल्ट हमें सेम मिलता है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एडिशन के लिए सिर्फ। इसके बाद हम इसे सब्सट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन पे क्या रूल होगा कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके उन्हें सब्सट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट यहाँ से हमें मिलेगा वही रिजल्ट हमें मिलना चाहिए जब हम उनका प्लेस इंटरचेंज करके उसे हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x1 प्लस i इंटू y1 माइनस x2 प्लस i इंटू y2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x1 माइनस x2 और ये वैल्यू मिल जाएगी i y1 माइनस y2। जब हम इनका प्लेस इंटरचेंज कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी x2 माइनस x1 प्लस i इंटू y2 माइनस y1। तो यहाँ से देखिए दोनों वैल्यूज क्या हमें इक्वल वैल्यू देंगी, ये जो यहाँ से हमें मिल रही है। तो अगर हम x1 और x2 की प्लेस पे नंबर्स लेके देखें, सपोज हम ले लेते हैं x1 इज इक्वल टू 5 एंड x2 इज इक्वल टू 2। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमें यहाँ पे मिल जाएगी 5 माइनस 2 और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3। पर यहाँ से हमें मिल रहा है x2 माइनस x1, तो जब हम इसे लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस 5 और 2 माइनस 5 हमें वैल्यू दे रहा है -3। तो 3 एंड -3 दोनों इक्वल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, और अगर हम इसका प्लेस इंटरचेंज कर दे तो ये हमें मिल जाएगा Z2 इंटू Z1
और जब इन्हें सॉल्व करें तो हमें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। तो जब हम इसके प्लेस पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं, सपोज हम अगर Z1 की वैल्यू ले लेते हैं 2 + 3i एंड Z2 की वैल्यू ले लेते हैं 3 + 4i, तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलता है। तो देखिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 + 3i एंड 3 + 4i। इसे सॉल्व करते हैं तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 2 का इन दोनों नंबर्स के साथ होगा, तो हमें मिल जाएगा 6 + 8i। 3 के साथ जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9i + 12 × i²। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो i² की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी -6, क्योंकि -12 + 6 हमें वैल्यू -6 देगी, और हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी 79। अब अगर यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 + 4i, ये Z2 की वैल्यू है, और Z1 की वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 + 3i। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 6 + 9i + 8i + 12i²। अब यहाँ से भी i² की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें सेम आंसर मिलेगा -6 + 17i। LHS एंड RHS की वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अब हम अगर डिवीजन के लिए चेक करें तो डिवीजन के लिए हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम Z2/Z1 फाइंड करें या Z1/Z2 फाइंड करें, ये दोनों हमेशा हमें अलग वैल्यू देगा। कि दो नंबर का अगर हम डिवीजन करते हैं, सपोज हम 1 और 2 को ही ले लेते हैं, तो अगर हम इसे डिवीजन करें तो 1/2 मिलेगा। फिर अगर हम दूसरे केस पे देखें तो ये हमें वैल्यू देगा 2/1। दोनों रिजल्ट हमें कभी इक्वल नहीं मिलते, तो डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं और किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके हम पहले ऐड करें, फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को इनके एडिशन रिजल्ट के साथ ऐड करें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट हमें तब मिलेगा जब अगर हम बाद के दोनों को पहले ऐड कर लें और उसके रिजल्ट्स को फिर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करें। ये Z1 Z2 + Z3। तो हमें पता है कि एडिशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम देखते हैं, सपोज हम 2-3 नंबर ले लेते हैं 2, 3 एंड 4, अगर हम 2 और 3 को पहले ऐड कर लें और उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको 4 के साथ ऐड करें, तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हम इन दोनों को पहले ऐड करके इसके रिजल्ट्स के साथ इसको ऐड करें। तो एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है वो भी हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट देखें तो इसको हम अगर ऐसा डिनोट करते हैं x1 + y1, Z2 को हम ले लेते हैं x2 + y2, और Z3 की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं x3 + y3, तो यहाँ से जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसका रियल पार्ट आपस में ऐड होगा, तो इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा x1 + x2, और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा y1 + y2, और यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x3 + y3। फिर अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ से रियल पार्ट है x1 + x2 और इसका रियल पार्ट है 3, तो ये x3, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा x1 + x2 + x3। वैसे ही जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y1 + y2 + y3। यही रिजल्ट हमें यहाँ पे भी मिलेगा। डिफरेंस इतना होगा कि हमें इसका ऑर्डर चेंज मिलेगा, लेकिन एडिशन में ऑर्डर चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम 2 नंबर को लेके ऐड कर रहे हैं, उनका अगर हम ऑर्डर भी बदल दें तो उनका रिजल्ट हमें हमेशा सेम मिलता है। तो एडिशन
कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बट अगर हम इसका सब्सट्रैक्शन देखें या डिफरेंस देखें तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर हम दो नंबर लेते हैं Z1 एंड Z2, इनका हम सब्सट्रैक्शन करके थर्ड नंबर लेते हैं Z3, उसके साथ इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं, यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें, अगर हम इन दोनों को पहले लेके सब्सट्रैक्ट करते हैं, Z2 माइनस Z3 फाइंड करते हैं और Z1 के साथ इसके रिजल्ट को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसका दोनों का रिजल्ट हमें कभी इक्वल नहीं मिलेगा। सब्सट्रैक्शन क्योंकि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, Z1 एंड Z2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 के साथ इसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर हमें यहाँ से मिलेगा वही हमें तब मिलना चाहिए जब हम Z2 एंड Z3 को पहले ले लें, फिर उसके रिजल्ट को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से Z1 Z2 Z3 यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, और जब हम इसे यहाँ से देखें तो ये भी हमें Z1 Z2 एंड Z3 ही मिल रहा है, तो ये दोनों रिजल्ट हमें इक्वल मिल रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर हम देखते हैं तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ही फॉलो करते हैं। अगर हम देखें सबसेक्शन एंड डिवीजन को, तो सबसेक्शन एंड डिवीजन एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहने का ये मतलब है कि एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में या सबसेक्शन पे ऐसी कौन सी नंबर को हम ऐसे कौन से नंबर को चूज करें कि हम उसे जब ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही रिजल्ट मिलना चाहिए जो पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सपोज हम लेते हैं, हमें Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है A प्लस IB, तो जब हम एडिशन के लिए आइडेंटिटी देखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है जो हम एडिशन के लिए ले और इसके साथ हम उसे ऐड कर दें तो वही रिजल्ट मिलना चाहिए जो हमें यहाँ पे मिल रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम एडिशन पे ले तो हमें वही रिजल्ट मिले। तो देखिए, अगर हम 0 लेते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 के साथ 0 को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ से इसका रिजल्ट Z1 ही मिलेगा। या हम ऐसा करके देखें A प्लस IB, उसके साथ अगर हम 0 ऐड करें तो हमें A प्लस IB ही मिलेगा। तो इस 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को एडिशन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम लेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पहले से लेके चल रहे थे। अब सबसेक्शन पे देखें तो सबसेक्शन पे भी हमें 0 ही मिलेगा। अगर हम 0 को पहले ले लेते हैं और उसके साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करें, सपोज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस IB गिवन है ये, और अगर हम इसको ऐसा करते हैं A प्लस IB के साथ 0 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें A प्लस IB ही मिलेगा। पर अगर हम 0 को पहले ले लें और उससे सब्सट्रैक्ट करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस A माइनस IB। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो गया, हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए, हम आइडेंटिटी को सब्सट्रैक्शन के लिए भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर उसका ऑर्डर चेंज करें तो हमें वही रिजल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 को यहाँ बाद में ऐड किया, अगर हम 0 को पहले लेकर ऐड करते तो भी हम यहाँ से Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता, इसके साइन में हमें कोई चेंज नहीं मिलता। पर सबसेक्शन में क्या हो रहा है, अगर हम 0 को बाद में लेके सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिल रहा है, पर अगर हम 0 को पहले ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन में टोटली चेंज मिल रहा है। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सबसेक्शन के लिए हम आइडेंटिटी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखते हैं Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है A प्लस IB। मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा कौन सा नंबर चूज करें कि A प्लस IB के साथ उसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले।
ये हमें चेंज ना मिले। तो अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो हम 0 के साथ अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर 0 मिल जाएगा। तो हम 0 यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिलता है? तो वो हमें पता है होता है 1। अगर हम Z1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमें Z1 ही मिलेगा। अगर हम 1 को पहले ले लें और Z1 को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें Z1 ही मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी अगर हम बोले तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमें मिलती है 1, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर के साथ लेके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर रिजल्ट में मिलता है। तो आइडेंटिटी को भी हम केवल मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, सबसेक्शन और डिवीजन के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसेक्शन में क्या हो रहा था आपने देखा कि अगर हम 0 को पहले ले रहे थे तो हमें रिजल्ट चेंज मिल रहा था। ऐसा ही हमें डिवीजन पे मिलेगा। एक तो डिवीजन आइडेंटिटी अभी हम 1 लेके चल सकते हैं, 0 तो हम ले नहीं सकते। तो अगर हम Z1 के साथ Z1 को अगर हम न्यूमरेटर में लेते हैं, 1 को डिनोमिनेटर में लेते हैं तो हमें Z1 ही रिजल्ट में मिलेगा। बट अगर हम न्यूमरेटर में 1 ले लें और Z1 को डिनोमिनेटर में लें तो यहाँ से इसका रिजल्ट हमें चेंज मिल रहा है, ये हमें Z1 का इन्वर्स मिल रहा है। तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, सबसेक्शन एंड डिवीजन के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमने आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डिफाइन किया। अब हम लोग देखते हैं कि इनवर्स हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे डिफाइन करेंगे। सबसेक्शन और डिवीजन के लिए तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसेक्शन के लिए आइडेंटिटी हमने डिफाइन नहीं किया है, और इनवर्स हम उसी का डिफाइन कर सकते हैं जिसकी कोई आइडेंटिटी हो। तो हम आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का, तो हम इनवर्स भी किसका लेंगे? मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का। तो अगर हम एडिशन के लिए देखें तो एडिटिव इनवर्स हम कहेंगे इसे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है, सपोज हम देखिए Z1 हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है x प्लस IY, तो इसके साथ ऐसे किस नंबर को हम ऐड करें कि हमें रिजल्ट क्या मिले, जो हमें एडिटिव आइडेंटिटी की मिलती है। तो हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू हमें क्या मिलती है? 0। मैंने अभी आपको बताया कि एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू 0 है। तो ऐसे किस नंबर को लेके हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करें कि रिजल्ट हमें क्या मिल जाए? 0, या हम बोल सकते हैं 0 प्लस I0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिले। तो देखिए, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके उसका साइन चेंज करके उसको ऐड कर दें, सपोज हमें यहाँ पे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, हम Z1 ही लेते हैं और इसके साइन को चेंज करके इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमें यहाँ से इसका रिजल्ट 0 मिल जाएगा। और ये 0 क्या बताता है? एडिटिव आइडेंटिटी को बताता है, तो हमें वही रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम इसके लिए देखें x प्लस IY के लिए, तो अगर हम x प्लस IY को ही लेते हैं और इसे ऐड करते हैं साइन चेंज करके, हम इसे ले लेते हैं -x माइनस IY। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 प्लस I0, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। और यही क्या है? एडिशन के लिए आइडेंटिटी है। तो हम बोल सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले और उसका साइन चेंज करके उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसे ऐड कर दे। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है कि दो नंबर का हम मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं। तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हमें सपोज एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 और इसकी वैल्यू है x प्लस IY, Z1 को अगर हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करें कि इसको हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमें इसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल मिलना चाहिए। और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमें आंसर मिलना चाहिए 1। तो यहाँ से देखिए Z1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/Z1 से, उसके इनवर्स से, तो हमें इन दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और 1 ही हमें चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर x प्लस IY है
तो हम उसका इन्वर्स कर दें और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें उसके इन्वर्स के साथ, तो हमें इसका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल मिल जाएगा। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर के सम्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कैसे फाइंड करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ये भी हमने स्टडी की। आज हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है कि हम उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड की वैल्यू हम लोग लेते हैं x प्लस आई वाई। ठीक है, अब जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब हमें 4 क्वाड्रेंट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो ये हम एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और इसे हम y की पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। पर यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, हमें पता है। एक पार्ट रियल पार्ट कहलाता है, सेकेंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो जब हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे तो क्वाड्रेंट में हम रियल एंड इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो एक्स एक्सिस होता है उसे हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और y एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इस साइड को हम रियल एक्सिस के पॉजिटिव साइड लेते हैं और इसे नेगेटिव साइड लेते हैं। ऐसे ही इमेजिनरी एक्सिस का अपर साइड पॉजिटिव लेते हैं और लोअर साइड को नेगेटिव लेते हैं। तो अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिसका रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट पॉजिटिव हो, या हम कहें जो a प्लस आई बी के फॉर्म पे हमें मिले। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे देखिए, इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव है क्योंकि ये उसका अपर डायरेक्शन है, पर रियल एक्सिस नेगेटिव है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस a प्लस आई बी बिलोंग करेगा। रियल टर्म को नेगेटिव लेना है एंड इमेजिनरी टर्म को हमें पॉजिटिव लेना है। अब अगर हम देखें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस दोनों हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। तो इसमें किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेगा, जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जिसके दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे जब हम आते हैं तो इसका रियल एक्सिस पॉजिटिव है पर इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव है, तो इस पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करेगा जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम क्वाड्रेंट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो हम एक्स एक्सिस मानते हैं उसे हमें रियल एक्सिस लेना है, और y एक्सिस जो हम क्वाड्रेंट पे लेते हैं उसे हमें इमेजिनरी एक्सिस मानना है, और उसके अनुरूप हमें कोई भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें गिवन है -2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इसे देख के हम ये बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। इसका रियल पार्ट नेगेटिव है एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो हम बता सकते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। ऐसे ही अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो अब हम उसे बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे बिलोंग करेगा। अब हम अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो अगर हम उसके पॉइंट लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज हम देखते हैं 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे से हम वैल्यू लिखेंगे रियल पार्ट की। तो सपोज ये 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, तो ये वाला पॉइंट हमें 2 मिल जाएगा, और यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट 3 है तो ये जो पॉइंट हमें मिला यहाँ पे, ये पॉइंट 2 और 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 2 और 3 पॉइंट जो भी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला जो पॉइंट P है, अगर हम इसे ओरिजिन को O मान लें और ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुरूप इसे हम पॉइंट P से डिनोट करते हैं। तो ये जो लाइन है OP, ये एक इंक्लाइनेशन बना रहा है रियल एक्सिस के साथ। ये रियल एक्सिस, इस इंक्लाइनेशन को अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट करें तो इस जो हमें थीटा मिलता है, थीटा को हम बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वाले एंगल की वैल्यू।
तो इस एंगल की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए देखिए, हमें ये वाले लेंथ की वैल्यू पता है एंड ये वाले लेंथ की वैल्यू पता है। इस वाले लेंथ के इक्वल ही ये वाला लेंथ अगर हमें मिलेगा और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूला वो यूज करके हम इस एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब अगर हम इस पॉइंट को एम नाम दे दे तो पीएम उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और ओएम इस ट्रायंगल का बेस है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस एंड परपेंडिकुलर का रिलेशन शो करता है? तो हमें पता है tan थीटा अगर हम लेते हैं तो tan थीटा की वैल्यू हमें मिलती है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो फाइंड कर लें तो हमें एंगल थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस बेसिस पे हम थीटा को डिफाइन कर सकते हैं tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस। और अगर हम परपेंडिकुलर को स्मॉल a से डिनोट करें और बेस को स्मॉल b से डिनोट करें तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी a बाई बी। ठीक है, ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ, तो ये कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड या हम कहें आर्ग्यूमेंट। हमें क्वेश्चन किस तरीके से दिए होंगे, ऐसा ही हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और हमें क्वेश्चन में उसका एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए कहेगा, तो उसे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके परपेंडिकुलर बाई बेस करके हम फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड चीज इसमें होती है ये वाली लेंथ, ओ से पी तक का जो डिस्टेंस मिलता है उसे हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। और इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये क्योंकि इस ट्रायंगल पे ओपी लेंथ है वो हाइपोटेन्यूस को शो कर रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे हमें जब ओपी मिलता है तो ओपी की वैल्यू हमें मिलती है रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस लेंथ को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करें, अगर ये लेंथ ए है ये लेंथ बी है, तो हमें ये मिल जाएगा ओपी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस हमें कैसे देंगे ये देखिए। सपोज हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -2 + 3i और इसका हमें मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो हम जब मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो मॉड्यूलस की वैल्यू हमें मिलती है रूट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू है -2 एंड b की वैल्यू है 3, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 4 + 9 दैट इज इक्वल टू रूट स्क्वायर 13 और रूट स्क्वायर 13 हमें वैल्यू देगा इसके मॉड्यूलस की। अब सेकंड हमें इसका फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। तो जब हमने एम्पलीट्यूड निकाला तो एम्पलीट्यूड पे हमें क्या मिलता है देखिए, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म पे है तो a रियल पार्ट को शो कर रहा है, मतलब 0 से लेके कोई भी पॉइंट जहां तक का हमें ये डिस्टेंस दिया होगा वो पॉइंट हमें रियल एक्सिस पे मिलेगा। तो अगर हम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये -2 है तो हमें ये इस डायरेक्शन पे मिलेगा। सपोज ये पॉइंट -2 है और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है 3, तो यहाँ से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 3 वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं तो हमें ये -2 एंड 3 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे मॉड्यूलस और इसकी वैल्यू ही हमें यहाँ से मिल रही है रूट स्क्वायर 13। अब यहाँ पे जो इंक्लिनेशन हमें मिला है इस इंक्लिनेशन को हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम 10 के फॉर्म में फाइंड करेंगे और 10 की वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और परपेंडिकुलर हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, यहाँ से देखिए इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू एंड बेस हमें मिल रही है रियल पार्ट की वैल्यू। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हमें अगर जब भी एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो हम tan थीटा के फॉर्म में फाइंड करेंगे। tan थीटा की वैल्यू हमें इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट लेना है हमेशा। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है 3 और रियल पार्ट की वैल्यू है -2, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी tan इनवर्स -3/2 और tan इनवर्स -3/2 ही
इस क्वेश्चन का -2 + 3i का हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल अगर हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो हमें tan थीटा के फॉर्म पे लेना है और एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें मिल जाएगी थीटा = tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, और उसका अगर हम मॉड्यूलस फाइंड करें तो मॉड्यूलस की वैल्यू हमें मिल जाएगी √² रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये है टोटल जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म किसे कहते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम जो भी इंक्लिनेशन बनता है रियल एक्सिस के साथ उसके फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्म को पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म को अगर हम सिंपल देखें तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib के फॉर्म पे, तो जब हम इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, i r sin थीटा। यहाँ से हमें रियल पार्ट की वैल्यू मिलती है r cos थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू मिलती है r sin थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं a की वैल्यू हमें मिल जाएगी r cos थीटा एंड b की वैल्यू मिल जाएगी r sin थीटा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम r cos थीटा प्लस i r sin थीटा का यूज करेंगे। ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया कि क्वाड्रेंट्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उस पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये a + ib का फॉर्म है तो यहाँ पे हमें a एंड b का फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है वो रियल एक्सिस को शो करता है और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू को शो करता है। तो ये वाला जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी एंड b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। इसका जो इंक्लिनेशन होता है रियल एक्सिस के साथ, इसे हम एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लेंथ होता है जो मैंने आपको बताया, जो मॉड्यूलस हम लेते हैं, उस मॉड्यूलस को अगर हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दें, जो भी हम फाइंड कर रहे थे मॉड्यूलस की वैल्यू, अगर हम उसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दें तो अगर हम a एंड b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी। अब हम इस लेंथ को अगर हम r मान लें और उसके बाद a एंड b की वैल्यू फाइंड करें, तो जब हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, जब हम इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली जब हम रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ से जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस एक्सिस पे जब हम उसे रिजॉल्व करते हैं तो हम उस एंगल को cos थीटा लेके चलते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, और जब उससे अपोजिट वाले एक्सिस पे हम उसे रिजॉल्व करते हैं तो हम उसे sin थीटा कंसीडर करते हैं। यहाँ से देखिए एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो जब हम इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो हम इसे लेंगे r cos थीटा, और जब हम इसे वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी r sin थीटा। हमेशा a की वैल्यू ऐसा मिले, b की वैल्यू ऐसा मिले जरूरी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है और एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हमें एंगल थीटा मिल रहा है, तो जब हम इसे यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली तब हमें उसके साथ sin थीटा का एंगल मिलेगा, और जब वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो हमें cos थीटा का एंगल मिलेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब एंगल हमें मिलता है तो वो एंगल कब हमें cos थीटा के फॉर्म में मिलेगा, जब हम उसी एक्सिस पे लेते हैं जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, और उसके अपोजिट एक्सिस के साथ जब हम उसे लेंगे तो हम उस एंगल को sin थीटा के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमें दोनों की वैल्यू मिल गई रिजोल्यूशन से। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म गिवन था a + ib। अब यहाँ पे a एंड b की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो देखिए a की वैल्यू हम रखते हैं r cos थीटा, और यहाँ पे i गिवन है, b की वैल्यू हम रखते हैं r sin थीटा। तो यही फॉर्म हमें यहाँ से मिल गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पोलर फॉर्म। और ये जो भी हम r एंड थीटा के फॉर्म में, sin थीटा एंड cos थीटा के फॉर्म में जो भी हम बताते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड स्टडी किया तो उसमें जब हम a + ib का मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड कर रहे थे तो हमें जो वैल्यू मिल रही थी हमें वही वैल्यू यहाँ से भी फाइंड होगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का, अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लें, इसे सेकेंड इक्वेशन ले लें, तो हमें a की वैल्यू मिली है r cos थीटा एंड b की वैल्यू मिली है r sin थीटा। अगर हम दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर दें और उन्हें सम कर दें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा a² +
बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी रूट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमने आर कंसीडर किया है वो हमने इस लेंथ को कंसीडर किया है और इसी लेंथ को हम इसका मॉड्यूलस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस की वही वैल्यू मिली जो हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ की थी। ऐसे ही अगर हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो हमें मिल जाएगा b बाई ए यहाँ से, और आर आर के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड पे हमें मिल जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, हमें फॉर्म पे मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए का, और tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। ये फॉर्म हमें मिल गया और इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें सिंपल कोई भी क्वेश्चन देके उसका पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए बोल सकता है। अगर हमें सिंपल गिवन है 2 + 4i, ये क्वेश्चन गिवन है और इसका हमें पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो यहाँ से ये a की वैल्यू है एंड ये b की वैल्यू है, तो हमें यहाँ से a इज इक्वल टू मिल जाएगा r cos थीटा और b इज इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 4 इज इक्वल टू r sin थीटा। हमें पोलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करने के लिए r एंड थीटा की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, एक बार दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ से r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी और ऐसे ही हम अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद हम लास्टली उसका पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें सिंपली r एंड थीटा की वैल्यू निकालनी है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डी मूवियर्स थ्योरम। तो सबसे पहले ये याद करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें स्टडी कर ली हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये स्टडी कर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये स्टडी कर लिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म पे मिलता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट को हम रियल पार्ट कहते हैं और सेकेंड पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और इस फॉर्म पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हम इसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। अगर कोई भी फॉर्म में अगर एक्स वाई के टर्म्स में हो तो हम इसे कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। सेकेंड फॉर्म हमें मिलता है थीटा एंड आर के टर्म पे, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, और इस फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कहते हैं। या इसी को सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट में CIS से दर्शाते हैं, जहाँ पे C कॉस को डिनोट कर रहा है, I यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है और S साइन फॉर्म को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम सिंपली सिस लिखते हैं तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म के बारे में बताता है। अब डी मूवियर्स थ्योरम को हम केवल पोलर फॉर्म पे ही बना सकते हैं और उसके लिए ही इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं, किसी भी अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है 1 + i स्क्वायर, तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें या इसे 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करें, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पर अगर यहीं पे हमें इसके पावर पे 2 की जगह 12 गिवन हो तो ये हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा। इसे सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। ऐसे ही अगर 12 की जगह पे हमें और बिगर पावर दे, अगर हमें यहाँ पे पावर 60 मिलता है तो भी हम उसे सॉल्व तो कर सकते हैं, पर एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ये। तो इस सभी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए डी मूवियर्स थ्योरम बताया गया और इस थ्योरम के बेसिस पे ये दर्शाते हैं कि अगर r cos थीटा प्लस
आई आर साइन थीटा है। कोई भी टर्म अगर हमें पोलर फॉर्म पे गिवन है और इसके पावर पे अगर कोई भी नंबर है, एन यहाँ पे किसी भी नंबर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए जब हम डिमोवियस थ्योरम बताते हैं तो वो हम यहाँ पे आर के टर्म को यहाँ से पहले हटाते हैं, उसके बाद हम थ्योरम देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आर अगर कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमें टर्म मिल गया। अब हमें इसके पावर पे n गिवन है, तो सबसे पहले हमने r को हटा लिया तो यहाँ से हमें r की पावर n मिल जाएगी। अब देखिए ये टर्म हमें मिल रहा है, तो इसके लिए जब हम थ्योरम बताएंगे, हम टोटली इस टर्म के लिए थ्योरम डिफाइन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यहाँ पे जो भी इसका पावर गिवन था वो पावर हमें यहाँ से उसके एंगल पे मिल रहा है, और इसी थ्योरम को डिमोवियस का थ्योरम कहते हैं कि किसी भी नंबर के उसके पोलर फॉर्म पे कोई भी पावर हो, कितना भी बिगर पावर हो, उसे हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ उसके एंगल पे लेना है। सेकंड देखिए, अगर इसी पे हमें नेगेटिव साइन गिवन है तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम r को यहाँ से हटा लें, और अगर नेगेटिव साइन गिवन है तो हमें ये मिल जाएगा माइनस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन माइनस ऑफ n इंटू थीटा। अब देखिए यहाँ पे एंगल हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो हमें एंगल को पॉजिटिव करना है, और जब हम एंगल को पॉजिटिव करेंगे तो हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की प्रॉपर्टी में स्टडी की है, तो इन्हीं दोनों फॉर्म का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसके बेसिस पे हमें ये टर्म मिल जाएंगे cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। यहाँ से ये टोटल टर्म हमें नेगेटिव मिल गया, और उसके कारण ये मिडिल वाला साइन हमें नेगेटिव मिल रहा है। तो ये याद रखिएगा कि अगर एंगल पे हमें नेगेटिव नंबर्स गिवन होते हैं तो यहाँ पे जो साइन है इन दोनों के बीच में वो साइन हमें नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जो दो प्रॉपर्टी देखी तो उसमें से एक मेन ये जो है वो थ्योरम है, और ये हमने उसी से फाइंड किया। अब थर्ड चीज देखिए, ये हमने सिंपली नंबर्स के लिए डिफाइन किया। सिंपल हम अगर लेते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो उसके लिए हम ये बता सकते हैं, पर अगर हमें रैशनल नंबर का फॉर्म गिवन है जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, तो उसके लिए ये थ्योरम कैसी वैल्यूज देगा वो देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए अगर हमें गिवन है r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा की पावर 1/3, तो इसे हम सिंपली क्यूबिक रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि 1/3 पावर को हम क्यूब रूट कहते हैं। तो अगर हमें इस फॉर्म का क्यूब रूट फाइंड करना है तो हमारा सबसे फर्स्ट प्रोसीजर यही है कि हम r को पहले अलग करें। अब जब हम r को अलग कर लिए तो हमें मिल रहा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 1/3। अब डिमोवियस थ्योरम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस पावर 1/3 है, इसे हम इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब हम ऐसा करते हैं तो हमें केवल इसकी एक वैल्यू मिलेगी, जबकि हमें इसका क्यूबिक रूट फाइंड करना है, और क्यूबिक रूट मीन्स इसकी हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर हम किसी भी चीज़ का क्यूब वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें इसकी 3 वैल्यूज मिलती हैं। अब अगर हम यहाँ पे 1/3 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें उससे केवल एक वैल्यू मिलती है जो राइट नहीं है। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा प्लस 2k पाई बाई 3। देखिए यहाँ से ये थीटा इस एंगल को डिनोट कर रहा है जो यहाँ से पहले से होगा, प्लस 2k पाई अपॉन 3। यहाँ पे 3 इसी चीज को डिनोट कर रहा है जो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए, और उसके साथ हम 2k पाई को ऐड किए हैं, जहाँ पे k की वैल्यू हम कांस्टेंट पुट करेंगे। अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करनी है तो हम 0 से स्टार्ट करके फर्स्ट 3 वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है तो हम 0 से स्टार्ट करके 2 वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू 0, 1 एंड 2
3 वैल्यूज पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 3 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब वैसे ही हम साइन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा I साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाई 3 और k की वैल्यूज हमें 0, 1, 2 रखते जाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें 3 रूट्स मिलेंगे। तो ये सिंपल है डी मूवियस थ्योरम क्या होता है और उसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म पे कैसे लिखते हैं और उसी से हमने 2-3 रिजल्ट्स फाइंड किए। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें गिवन है √3 माइनस आई की पावर 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें कार्टेशियन फॉर्म पे गिवन है तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, इसे हम पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले इसका कंपेयर करते हैं √3 माइनस आई, इसे हम x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू √3 मिलती है एंड y की वैल्यू -1 मिलती है। अब हमें r एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें मालूम है r की वैल्यू होती है √2x² प्लस y²। यहाँ पे x की वैल्यू √3 है तो ये हमें मिल जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -1 है तो ये हमें मिल जाएगा -1 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी √4 और उसके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें r की वैल्यू 2 मिल रही है। इसके बाद हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो थीटा हमें मिलता है tan इनवर्स y बाई x का फॉर्म। अब यहाँ पे हम y और x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू है -1 एंड x की वैल्यू है √3 तो ये हमें मिल गया tan इनवर्स -1 बाई √3। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो किस एंगल पे हमें tan की वैल्यू 1/3 मिलती है। अगर हम उसी एंगल को नेगेटिव ले ले तो उसी वैल्यू पे हमें वो मिलेगी। तो हमें मालूम है tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें 1/3 मिलती है और tan 60 डिग्री के देखें तो हमें √3 मिलती है। तो ये जब हम इस एंगल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी -π/6। ये यहाँ पे माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एंगल हमें नेगेटिव डायरेक्शन पे मिल रहा है, इसीलिए ये साइन नेगेटिव साइन इसको इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए हमें r एंड थीटा की वैल्यु मिल गई। अब हम इसका पोलर फॉर्म लिखते हैं तो इसका पोलर फॉर्म हमें मिलेगा 2 cos -π/6 प्लस i इंटू 2 sin -π/6। अगर हम इसे z से डिनोट करें तो इसका पोलर फॉर्म की वैल्यू हमें मिल गई 2 cos -π/6 प्लस i 2 sin -π/6। अब देखिए एंगल यहाँ पे हमें नेगेटिव मिला है तो सबसे पहले हम एंगल को पॉजिटिव करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 cos π/6 क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है और ये नेगेटिव यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल गया i sin π/6 और हमें क्वेश्चन में गिवन है इसके पावर पे 8 तो हम जब इसे कन्वर्ट कर लिए पोलर फॉर्म पे तो इसके पावर पे भी हमें 8 मिलेगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम 2 को बाहर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 8। उसके बाद हमें टर्म मिल रहा है cos π/6 माइनस i sin π/6 की पावर 8। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और यहीं पे डी मूवियस थ्योरम यूज़ करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 8 cos 8π/6 माइनस i sin 8π/6। अब देखिए यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos 4π/3 माइनस i sin 4π/3। ये दोनों टर्म 2 से कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें लास्ट रिजल्ट मिल रहा है और यही रिजल्ट इसका आंसर है। अब अगर हम कार्टेशियन फॉर्म पे ही रिजल्ट चाहते हैं तो हम यहाँ से इसे फिर से चेंज करके x और y के फॉर्म पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमें गिवन है 2 + 2√3i का पावर 12। तो हमें ये क्वेश्चन भी कार्टेशियन फॉर्म पे गिवन है तो सबसे पहले हम इसे पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। तो पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसे
कंपेयर करते हैं x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी एंड y की वैल्यू 2√3 मिलेगी। अब हमें r एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू हमें मिलती है √² x² प्लस y²। तो हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2² प्लस 2√3 होल स्क्वायर। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 प्लस 12 दैट इज 16 और r की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा के लिए हम जनरली tan इनवर्स y बाई एक्स का फॉर्म यूज़ करते हैं। अब y एंड x की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 2√3 एंड x की वैल्यू है 2, तो ये फॉर्म हमें मिल गया। अब यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल रहा है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 मीन्स थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी π/3 दैट इज 60 डिग्री। अब यहाँ से हमें r एंड थीटा दोनों की वैल्यू मिल गए, तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल लेते हैं पोलर फॉर्म पे तो हमें मिल जाएगा 4 cos π/3 प्लस i 4 sin π/3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिल गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन पे इसका पावर 12 गिवन था तो हम इसके पावर पे कंसीडर कर लेते हैं वही टर्म, तो ये हमें मिल गया हमारा क्वेश्चन इन पोलर फॉर्म जो पहले हमें कार्टेशियन फॉर्म पे गिवन था। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम 4 को बाहर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 का पावर 12 cos π/3 प्लस i sin π/3 पावर 12। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 4 की पावर 12 cos π/3। अब जब हम यहाँ पे De Moivre's थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे जो 12 है वो इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिल जाएगा cos 12 इंटू π/3 प्लस i sin 12 इंटू π/3। यहाँ से 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा cos 4π प्लस i sin 4π। अब हम यहाँ से इनके एंगल्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमें मालूम है cos π की वैल्यू -1 होती है। अब अगर हम 4π भी ले लें तो उसकी वैल्यू भी हमें -1 मिलेगी, तो यहाँ से ये हमें मिल रहा है 4 की पावर 12 इंटू इसकी वैल्यू हमें मिल रही है -1 एंड sin π की वैल्यू हमें 0 मिलती है, तो ये टोटल टर्म हमें 0 मिलेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा -4 की पावर 12। ठीक है, तो ये है De Moivre's थ्योरम और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस।